Okay. So after the trigonal bipyramidal TBP we have done in the last class. Now we are going to start with the steric number 6. Steric number 6 again. Lone pair plus bond pair. Sum of these two would be the 6. And इसमें बेटा पहले टाइप लेके चलेंगे 1. And the type 1 would be lone pair is 0 and the bond pair all are 6. तो ये जो type of the molecule बनेगा that is AB6 type. ठीक है, इस type का molecule बनेगा. And the example of this type of the molecule is the SF6. SF6 is called as a sulfur hexafluoride beta. Sulfur hexafluoride. Now what would happen? जो आपका AB6 type of the molecule है SF6, पहले तो सेंट्रल एटम डिसाइड करेंगे उसमें से सल्फर. एटॉमिक नंबर कितना होता है सल्फर का? 16 is the atomic number for the sulfur, and the electronic configuration for the sulfur is a 3s2 and the 3p4. This is the electronic configuration for the sulfur. It is having the availability of the vacant d orbital, again just as in the case of the phosphorus. So this is having the 3d0 vacant d orbital. Now let's write down the ground state electronic configuration for the sulfur. This is a 3s, 2 इलेक्ट्रॉन इसके 3s में हैं. Then this is a 3p. After that is a 3d. हाँ जी, अब कैसे पता लगेगा बेटा कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट कराने हैं? कैसे समझाया था आपको? हाउ 6 करवाने हैं. कितने करवाने हैं बेटा? 6. नहीं, 6 तो अनपेयर्ड चाहिए. एक्साइट कितने करवाएंगे? मैम 1 है. 1 करवाएंगे तो 1 करवा के देखते हैं फिर 6 बनता है या नहीं. मैम 2 करवाने. 2 करवाएंगे, 1 से तो नहीं होगा. 1 करवाएंगे तो 1 2 3 4 आएंगे. अब ये वाला भी आप एक्साइट करवाओगे तो आपके पास यहाँ भी आ जाएगा एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन. तो 1 2 3 4 5 6. तो बेटा एक्साइटेड स्टेट में एक्साइटेशन ऑफ द 2 इलेक्ट्रॉन्स इज रिक्वायर्ड. और ये हमें कैसे पता लगा? मोनोवलेंट देख के. मोनोवलेंट किसको बोलते हैं? जो एक बॉन्ड बनाता है. तो दैट मींस मोनोवलेंट हियर इज अ 6. सो वी हैव टू गेट द 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. So this is the 3s1. And this is a 3p3. This is a 3d2. तो अब क्या होगा आफ्टर द एक्साइटेशन? नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? नेक्स्ट स्टेप इज द हाइब्रिडाइजेशन. उसके बाद ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे. इनिशियली दीज वर ऑफ द डिफरेंट एनर्जी. 3s 3p 3d की एनर्जी अलग अलग है. एंड नाउ अभी आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन सेम एनर्जी के हो जाएंगे. इनकी आइडेंटिटी अब हो गई sp3d2. तो आफ्टर द हाइब्रिडाइजेशन नाउ दे विल लेट द अदर इलेक्ट्रॉन combine with the unpaired electron present in them. So sp3d2 is a hybridization. और ये हो गया आपका SF6 molecule. And now after the formation of the SF6, अब देख रहे हैं इसकी स्ट्रक्चर कैसे होती है. तो बेटा जब भी आपके पास sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगी, as a result of sp3d2 hybridization, always there is a octahedral geometry. इसमें ज्योमेट्री आएगी octahedral. ऑक्टाहेड्रल कैसे लिखते हैं? सल्फर सेंटर में, 4 कॉर्नर्स पे फ्लोरीन, 1 this side and 1 this side.
देखो वैसे तो ऑक्टा का मतलब 8 होता है, इफ यू विल सी विद रिस्पेक्ट टू द ऑर्गेनिक नोमेनक्लेचर ना, तो ऑक्टा मींस 8, बट यहाँ पे ऑक्टा में 8 सराउंडिंग एटम्स नहीं है. दिस इज द नेम विद रिस्पेक्ट टू द स्ट्रक्चर मैथमेटिकल फिगर ऑक्टाहेड्रॉन. देखो ये ऑक्टाहेड्रॉन की तरह ऐसे, तो इससे रिजेंबल करता है ये. इसमें जो सारे बॉन्ड एंगल हैं दे आर 90 डिग्री. आप इसे ऐसे देखोगे तो वो 180 है, ठीक है, तो 90 डिग्री एंड नहीं है वो, और 180 डिग्री है. ठीक है, ऐसे देखोगे तो 180 है इस तरीके से, और अगर इंडिविजुअली ऐसे चेक करोगे तो वो 90 है. तो 90 और 180 डिग्रीज का बॉन्ड एंगल. यहाँ पे मैं एक स्टार पॉइंट मेंशन कर देती हूँ, बहुत से स्टूडेंट्स इसमें मिस्टेक करते हैं. इन द केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री सारे के सारे बॉन्ड एंगल सेम है. दो डिफरेंट टाइप के बॉन्ड एंगल यहाँ पे नहीं आ रहे हैं, जस्ट वी वर डूइंग इन द केस ऑफ योर TVP geometry. In the case of the TVP, that is a non-equivalent hybridization where the two different type of the bond angles were there. So when the non-equivalent hybridization is there and the two different types of bond angles are obtained, that is then the axial and the equatorial, these two terms you will use. यहाँ पे कोई axial या equatorial नहीं है, यहाँ पे above and below the plane वाला कोई सिस्टम नहीं है. ये आप इसको इधर से पकड़ लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा, इधर से पकड़ लोगे तो ये ऐसे हो जाएगा. तो देयर इज नो, इसको ये नहीं बोलना कि ये दो एक्सियल हैं, अबव एंड बिलो द प्लेन है, ये गलत है. देयर इज नो एक्सियल और इक्वेटोरियल इन द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. as all the bond angles are same. क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे बॉन्ड एंगल क्या है, सेम है, इसलिए इसमें कोई भी एक्सियल या इक्वेटोरियल नहीं होता है. एंड द सेकेंड थिंग इज in the case of the octahedral geometry ये किसका रीजनिंग क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, आप इसका आंसर बताना. SF6 formed but SCl6 does not, while in the case of phosphorus both PCl5 and the PF5 forms. क्वेश्चन का मीनिंग समझ में आया? फॉस्फोरस के केस में दोनों फॉर्म हो रहे हैं, PCl5 भी फॉर्म हो रहा है और PCl5 भी फॉर्म हो रहा है, PF5 भी फॉर्म हो रहा है. मतलब फॉस्फोरस और क्लोरीन दोनों कंबाइन कर सकते हैं फॉस्फोरस के साथ. बट इन द केस ऑफ द ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री SF6 तो फॉर्म होता है बट SCl6 फॉर्म नहीं होता. Why it is so? What is the reason behind that? Think about it. Anybody in the class? Yes, ma'am. हाँ जी, बताइए बेटा, ऐसा क्यों होता है? चलो देखो, फिर जब हमने फॉस्फोरस और फ्लोरीन का कॉम्बिनेशन किया था तो 3s2 3p3 था फॉस्फोरस, तो एक इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवाने के लिए सिडविक थ्योरी पढ़ाई थी ना आपको. तो आप बोलो इन द केस ऑफ द फॉस्फोरस only one electron excitation is needed. One electron excitation is needed. So both chlorine and the fluorine are can cause this excitation of one electron, are electronegative enough to cause the
excitation of this one electron, this electron. But SF6 में क्या होता है? But in the case of SF6 या सल्फर, 2 इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन करवानी पड़ती है. अभी आपने देखा ना कि SF6 की फॉर्मेशन में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वर देयर और 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, 2 लॉन पेयर्स वर देयर और 6 हमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे. एक P से एक्साइट होगा और एक S से एक्साइट होगा. तो उसको एक्साइटेशन के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जितना गैप डिक्रीज करना है, हमने बोला था ना कि एम्प्टी ऑर्बिटल होना चाहिए और गैप कम होना चाहिए. तो वो गैप डिक्रीज करने का काम कौन करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट करता है. तो फ्लोरीन तो इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि वो इतना गैप कम कर देता है कि 2 इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएंगे. बट क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है कि 2 इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने के लिए वो उतनी एनर्जी प्रोवाइड कर सके या उतना गैप डिक्रीज कर सके. ठीक है, दैट्स वाई सल्फर के केस में SCl6 का फॉर्मेशन नहीं होता है. But in the case of the sulfur, excitation of 2 electrons is needed. So, but in the case of the sulfur, the excitation of the 2 electron is needed. The fluorine is such a electronegative species that can cause the excitation of 2 electrons, but chlorine does not. इसलिए हमारा hence SCl6 does not form. क्लियर हुआ बेटा आप लोगों को? यस मैम. क्लोरीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल है. क्लोरीन के केस में 2 इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है. फॉस्फोरस के केस में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करना होता है. दैट्स वाई जितना गैप कम करना ऑर्बिटल्स के बीच में, वो फ्लोरीन और क्लोरीन दोनों कर पाते हैं. नेक्स्ट इज अ टाइप बी of the steric number 6 again, यानी कि lone pair bond pair का sum 6, lone pair in this time is 1 and the bond pair is 5, so this is 6 again and the example is AB5. टाइप AB5 में आएगा आपका IF7, 7 तो बाद में आएगा IF5 मॉलिक्यूल. लेट्स चेक इट आउट, इसमें कैसे बॉन्ड बनेगा IF5 में. सेंट्रल एटम बताओ बेटा. आयोडीन. इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 5s2 एंड द 5p5. एम्प्टी ऑर्बिटल इसमें कुछ भी नहीं है, कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है एम्प्टी ऑर्बिटल में, तो 5d वुड बी 0. तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में ये रहेगा आपका 5s, ये रहेगा आपका 5p, everybody please be on mute. Everybody please be on mute. Now 5d में कोई भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है. In the excited state how many electrons? 2. हाँ, 2 कैसे बेटा, आपको कैसे पता? क्योंकि हाँ बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि हमें कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए? 5 चाहिए. तो एक एक्साइट करवाएंगे तो 3 हो जाएंगे, दूसरा एक्साइट कराओगे तो 5 हो जाएंगे. तो दिस इज अ 5s, this is a 5p, this is a 5d. Now what would happen? These electrons, first these orbitals get hybridized.
So when these will get hybridized, that will be sp3d2 hybridization. Now it is having the pair of the electrons, so this will act as a lone pair only, and rest one electron from the 5 fluorine atoms will join with this, and there's a formation of IF5. Now the question is where to place the lone pair. Unless and until your steric number would remain same, hybridization will always be the same, geometry will always be the same. Now this is iodine. अब इसमें 5 fluorine है, तो you can arrange the 5 fluorine atoms. इस तरीके से 5 fluorine atoms we have arranged. There is a one lone pair of electron. One lone pair of electron you can place anywhere. यहाँ पे कुछ ऐसा repulsions का वो factor नहीं है, because all the bond angles are same. Otherwise, when the two different bond angles are there, तो आपको क्या करना होता है? When there is a high bond angle, in that position you have to place your lone pair. यहाँ पे तो high low bond angle वाली बात ही नहीं है. All the bond angles are 90 only, so you can place this lone pair at any position. यहाँ भी कर सकते हो, यहाँ पे भी कहीं भी कर सकते हो. तो sp3d2 hybridization से ज्योमेट्री तो बनेगी आपकी octahedral. And one more thing is there कि अब यहाँ पे lone pair present है, तो as a result of the lone pair and the bond pair repulsions, जो bond angle है वो exactly 90 नहीं रहेंगे, वो कुछ ऐसे decrease हो जाएगा. ठीक है, बॉन्ड एंगल कुछ 90 से डिक्रीज हो जाएंगे, तो बॉन्ड एंगल आप लिखोगे लेस देन 90 डिग्री, एंड द ज्योमेट्री इन दैट केस विल बी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल. Distorted octahedral would be the geometry. Okay, and what about the shape? Anybody in the class, what is the shape of this particular compound? See, this is just like a square and there is a pyramid over that. Square pyramidal, ma'am. हाँ जी, बिल्कुल सही. Its answer is a square pyramid. Square pyramid. तो ये है बेटा आपका टाइप बी ऑफ द कोऑर्डिनेशन नंबर 5, स्टेरिक नंबर 6. कोऑर्डिनेशन नंबर बोलते हैं कितने स्पीशीज जुड़ी हैं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 5 है, स्टेरिक नंबर इसका 6 है. Now there is a one more last category for the octahedral, that is a AB4. This is a type 3. AB4. This is XEF4. Steric number will again be 6. Lone pair plus bond pair is 6. In this case, 2 lone pair and the 4 bond pair. Six would be the answer. Okay, now what you can do is पहले ground state electronic configuration देखो xenon की. Xenon क्या है? Xenon is one of the noble gas, and if it is a noble gas, you have to take this care कि इसमें octet complete है. देखो S2P6 5 नंबर पे आता है, ये 5th पीरियड का एलिमेंट है. तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इसकी लिख लो. ये है 5p. It is again having the advantage of vacant d orbital. In the excited state 4 fluorine ना, आप बताओ कितने इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन चाहिए? Yes, how many electrons will get excited? 2. Yes, absolutely correct. Ma'am, 2. हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल 2 चाहिए. 2 से आ जाएंगे ना 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे तो किसी को कंफ्यूजन नहीं है. Yes sir, yes sir. Ma'am, 2. हाँ जी, बिल्कुल सही है बेटा. फर्स्ट इलेक्ट्रॉन, सेकेंड इलेक्ट्रॉन. यहाँ पे आ जाएंगे 2. Then there will be the hybridization.
This is a 5, not 5, sp3d2, and here the 4 electrons are given by the fluorine each. So this is your XeF4. These two will act as a lone pair. Now there is a question कि इसको कहाँ पे रखेंगे, क्योंकि अब एक नहीं दो lone pair है, and we have to arrange the locations when there is a minimum repulsions. Okay, what is the name of hybridization? तो हो गया sp3d2. Geometry क्या आ जाएगा? Octahedral. Distorted octahedral. Distorted octahedral will be the correct answer. And what about the shape here? Square planar, ma'am. हाँ जी, स्क्वायर प्लेनर. कुछ इस तरह से बना देंगे इसको. अब आपको ना लॉन पेयर इस तरह से प्लेस करने हैं कि उनमें मिनिमम रिपल्शन हो. 180 डिग्री. 180 डिग्री पे, बस 90 पे नहीं रखने हैं. कोई भी लोकेशन पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे यहाँ पे रख दो, चाहे ऊपर नीचे रख दो, कहीं भी रख दो, बट 180 पे प्लेस करने हैं. तो दिस इज अ स्क्वायर प्लेनर, क्योंकि जब शेप प्रेडिक्ट करते हो ना तो आप बॉन्ड नहीं देखते हो, लॉन पेयर नहीं देखते हो. तो इसके साथ आपका स्टेरिक नंबर 6 भी कंप्लीट है. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड द लास्ट वन, स्टेरिक नंबर 6. स्टेरिक नंबर 6 में क्या आएगा? 7, सॉरी 6 तो वी हैव डन ना. 7 में आएगा जी लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का सम 7. पहली टाइप तो ऐसी लेते हैं, लोन पेयर 0 और बॉन्ड पेयर ऑल द 7. AB7 टाइप, इसकी एग्जांपल होगी IF7. आयोडीन, ठीक है, आयोडीन, हेप्टा फ्लोराइड. हाँ जी, आयोडीन हो गया आपका 5s2 and 5p5. Vacant is a d orbital. Ground state electronic configuration में this is the 2 electrons in the 5s orbital. 2, 3, 4 and 5. These are the 5 electrons in the p orbital. The 5d is vacant. तो इसमें बेटा we want the 7 electrons. तो 7 के लिए सभी को excite कराना पड़ेगा. Then only you can have a total of the 7 unpaired. तो this is the excited state. और ये excitation कौन करवा रहा है? ये excitation तब होगा ना जब ये गैप कम होगा. गैप कम होगा तो इलेक्ट्रॉन तो अपने आप ही भागना चाहेगा, रिपल्शन नहीं फेस करना चाहेगा. और गैप कम करवाने का काम कौन कर रहा है? इलेक्ट्रोनेगेटिव. इसलिए मोस्ट ऑफ सच एग्जांपल्स आर हैविंग द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स अटैच्ड. So this is the hybridization. That is sp3d3 hybridization. sp3d3 hybridization is this, and then in the excited state you have to add the 1 electron. ठीक है ना. तो ये आपके पास 7 पेयर्स फॉर्म हो गए. और इसकी जो ज्योमेट्री होगी, यू हैव टू फर्स्ट फॉर्म द पेंटागन. पेंटागोन बाइपिरामिडल मैम. हाँ जी, बिल्कुल ठीक है. पेंटागन में आयोडीन को सेंटर में रख के सभी कॉर्नर्स के साथ पहले तो फ्लोरीन लगा दो, फिर एक अबव और एक बिलो द प्लेन. यहाँ पे आएगा अबव एंड बिलो द प्लेन. तो वेदर इट इज अ इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन और द नॉन इक्विवेलेंट हाइब्रिडाइजेशन, ये कैसे पता लगेगा? इसमें ये जो प्लेन के बीच में है 5 इक्वेटोरियल FIF बॉन्ड एंगल्स हैं 72 डिग्री,
और 2 एक्सियल, 2 एक्सियल FIF है 90 डिग्री। तो डिफरेंट बॉन्ड एंगल्स हैं, तो दिस इज अ नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन। एंड नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो एज वी हैव डिस्कस, यू हैव टू यूज द वर्ड एक्सियल एंड इक्वेटोरियल। ठीक है, तो यहाँ पे ये जाएगा। अब इसका एक क्वेश्चन आपको दे देते हैं जो लास्ट क्लास में डिस्कस भी किया था। ये कहाँ पे रखेंगे बताओ? बताया था बेंट रूल लास्ट क्लास में आप लोगों को। चलो इनकी स्ट्रक्चर बना के बताओ कैसे बनेगी। आई एम गिविंग यू 1 मिनट टू थिंक। सेम स्ट्रक्चर है, इसमें मैंने सराउंडिंग एटम को डिफरेंट कर दिया है, तो आपको बताना है कि कौन कहाँ पे जाएगा। क्विकली थिंक अबाउट इट, आई विल आस्क। यस, व्हाट अबाउट द फर्स्ट स्ट्रक्चर, किसको कहाँ पे रखोगे? फर्स्ट स्ट्रक्चर में फ्लोरीन कहाँ पे आएंगे और क्लोरीन कहाँ पे आएंगे? नहीं पता बेटा? देखो इसके लिए आप एक रूल पढ़ते हो जिसको हम बोलते हैं बेंट रूल। बेंट रूल हमें ये सिखाता है कि जो परसेंट, पहले तो ये देख लो कि ये थोड़ा सा इसका बेसिक सीख लो। जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ते हो, जैसे sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपने पढ़ा, sp2 पढ़ा एंड देन sp हाइब्रिडाइजेशन, तो इसमें परसेंटेज एस करेक्टर कितना होता है? कैसे कैलकुलेट करते हैं परसेंटेज एस करेक्टर? S1 है, टोटल 4 है, तो 1 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 कितना आ गया? 25%। यस मैम। इसमें एस करेक्टर कितना आया बेटा? S is 1, total is a 3 multiplied by 100. This comes out to be the 33%. यस मैम। बच्चा इसमें 1 divided by total 200 is equal to 50%. This is a percentage as character in all this type of the hybridization. And if you go for the calculation of the bond angle, Hanji, what is the bond angle in the case of the sp3 hybridization? sp3 में bond angle कितना होता है? 109.5 डिग्री। sp2 में bond angle कितना होता है? बॉन्ड एंगल परसेंटेज तो ठीक है 33, बॉन्ड एंगल हो गया 120 डिग्री, और एसपी में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 180। ये तो पढ़ चुके हो सारी हाइब्रिडाइजेशन आप लोग। अब आप देखो जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर बढ़ रहा है, 25 से 30 हो रहा है, 30 से 50 हो रहा है, इन द सेम मैनर बॉन्ड एंगल भी बढ़ता है। तो पहली बात तो ये पता होना चाहिए कि जो आपका परसेंटेज एस करेक्टर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एंगल। जितना ज्यादा बॉन्ड एंगल जाएगा उतना ज्यादा परसेंटेज एस करेक्टर जाएगा। अब परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होने से क्या होगा? परसेंटेज एस करेक्टर बॉन्ड एंगल जहां पे ज्यादा है वहां होगा, एंड इट मींस द न्यूक्लियस इज दैट एटम इज हैविंग द मोर होल्ड एट दीस पोजीशंस, क्योंकि एस करेक्टर ज्यादा का मतलब है ज्यादा अट्रैक्शन। परसेंटेज एस करेक्टर का मतलब है मोर अट्रैक्शन इज देयर। ठीक है, अब आपका जो सेंट्रल एटम है आयोडीन, अब इसमें दो डिफरेंट लोकेशंस हैं, वन इज विद द 72 एंगल एंड द अदर इज विद द 90 एंगल। तो किस जगह पे परसेंटेज एस करेक्टर ज्यादा होगा बताओ? अरे जहां पे एस करेक्टर ज्यादा है बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा ना। कहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा है? कौन सी लोकेशंस है ऐसी, 90 वाली या 72 वाली? 90 वाली।
ऑब्वियसली इतना सामने सीधा सीधा आपको लिखा है कि बॉन्ड एंगल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एस करेक्टर, तो बॉन्ड एंगल जहां पे ज्यादा है वहां पे एस करेक्टर ज्यादा है। तो बॉन्ड एंगल कहाँ पे ज्यादा है? 90 ज्यादा होता है, 72 ज्यादा होता है? 72, 90 इज मोर ना, तो 90 इज मोर, तो यहाँ पे एस यस करेक्टर मैम। ज्यादा है, तो यहाँ पे एस करेक्टर ज्यादा होता है, वहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव जाता है। तो दिस इज दिस रूल, बस इतनी सी कहानी है कि द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव को तो एस करेक्टर चाहिए ही नहीं, वो तो खुद ही ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उसको तो होल्ड ज्यादा चाहिए ही नहीं है। यस मैम। लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज occupies the position with more s करेक्टर या मोर बॉन्ड एंगल। सीधी सी बात है, जहां ज्यादा बॉन्ड एंगल होगा वहां पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव। अब ज्यादा बॉन्ड एंगल 90 पे है, तो पहले 90 पे सेट करो आपके लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को, क्लोरीन को। 2 वहां पे सेट हो गए, बाकी तो फिर आपको रखने ही पड़ेंगे 3 किसी भी लोकेशन पे, एंड रेस्ट एफ। यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहले क्लोरीन को सेट करें, बाकी तो रेस्ट पे तो आपको फिर रखना ही है फ्लोरीन को। यहाँ पे भी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोर एस करेक्टर पे लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को फिट करो। तो मोर करेक्टर कहाँ है? 90 पे, 90 पे पहले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को सेट किया। तो ये आपके पास एग्जांपल्स हैं। तो यानी कि आपका जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज होगा, उसको तो ज्यादा एस करेक्टर चाहिए ही नहीं। तो जहां पे मोर एस करेक्टर है वहां पे किसको सेट करोगे? लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव को। दिस इज अ बेंड रूल। ये क्लियर है आपको? यस मैम। यस मैम। पेज को क्लियर है तो मैं आगे फिर क्वेश्चन दे रही हूँ, मैं पीबीपी में क्वेश्चन दूंगी, आप ध्यान से करना। देख लो इस पेज में से कुछ नोट डाउन करना है, पूछना है तो पूछ लो। चलो ये करके दिखाओ फिर। चलो ट्राई टू गिव द स्ट्रक्चर। यस डन बेटा, बताओ फिर। हाँ जी, फर्स्ट स्ट्रक्चर में बताओ कौन कहाँ पे जाएगा। अभी आपने मुझे बोला कि हमें समझ में आ गया है, बताइए। ये समझ में आया आप लोगों को? less electronegative should go to the position at a higher bond angle. The same thing I am writing again, exactly same. और एक भी लाइन नहीं आप ध्यान में रख पाए। less electronegative occupies the position with the high bond angle. बस सिर्फ एक बात है, एक लाइन है, you are not concentrating, I have seen. Occupies the position with the high bond angle. ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री में हाई बॉन्ड एंगल 120 होता है, तो यहाँ पे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव को रखेंगे। कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है Cl,
तो 2 Cl आप अरेंज कर दो, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव बाकी पोजीशंस पे। Cl को रखेंगे ज्यादा बॉन्ड एंगल पे, तो ज्यादा बॉन्ड एंगल पे रख दो, बाकी बची पोजीशंस पे फ्लोरीन। Cl को लगेंगे ज्यादा बॉन्ड एंगल पे, तो तीनों में से कहीं पे भी रख सकते थे, बाकी पे रखेंगे ये। इनके अलावा बाकी स्ट्रक्चर्स अगर अपोजिट करोगे तो वो गलत है। तो मैंने ये रूल 2 बार लिख दिया है, 3-4 बार बोल के एक्सप्लेन कर दिया है। आई होप कि नाउ इट इज क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज द स्टेरिक नंबर 7, AB6 और lone pair plus bond pair sum. 6 lone pair is 1 and the bond pair is 6 and the sum is a 7. Sorry, steric number 7 we are doing. So the example of this molecule is, this is very very important example because ये एक तरह का exception है. This is exception with the explanation कि इसमें ऐसा structure क्यों आता है. And this is a XeF6. XeF6 is called as a xenon hexafluoride. This is a xenon hexafluoride. Xenon is the central atom and this is a 5s2 5p6. This is a xenon. तो बिना बॉक्स डायग्राम बनाए भी हम इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं. होना क्या चाहिए था, कितने मोनोवलेंट एटम है, 6 हैं, तो 6 तो आने चाहिए थे बॉन्ड पेयर और एक आना चाहिए था लॉन पेयर. अगर नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन है तो नॉन इक्वलेंट हाइब्रिडाइजेशन में लॉन पेयर शुड ऑक्यूपाई द पोजीशन विद द हाई बॉन्ड एंगल. ये आपको मैंने ट्राइगोनल बाइपिरामिडल में भी लिखवाई है बात. लॉन पेयर शुड ऑक्यूपाई द पोजीशन with the large bond angle. तो लार्ज बॉन्ड एंगल 90 है यहाँ पे, तो यहाँ पे लॉन पेयर आएगा. रेस्ट ऑफ द पोजीशंस आर ऑक्युपाइड बाय द फ्लोरीन. तो स्ट्रक्चर शुड बी लाइक दिस और इसका नाम होना चाहिए था डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल. बट दिस इज रॉन्ग आंसर. ये इसमें ऐसा स्ट्रक्चर नहीं आता. व्हाई इट इज सो? सी द xenon is having the very large in size. इसको आप ऐसे अज्यूम करो कि एक बहुत बड़ी बॉल है. दिस इज अ xenon और इसके साथ लगे हुए जो फ्लोरीन है वो बहुत स्मॉल है साइज में. They are just like the small balls on its surface. xenon का जो लॉन पेयर है, xenon की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है. इसके लॉन पेयर पे इसका कोई इन्फ्लुएंस नहीं रहेगा, तो लॉन पेयर इसका बहुत दूर चला जाएगा. ठीक है, क्यों? क्योंकि इसका साइज बहुत बड़ा है, लेस फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है. तो इसको बोलते हैं कि इसका लॉन पेयर है स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर. मतलब लॉन पेयर का स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन में कोई रोल ही नहीं है. इट इज जस्ट लाइक कि लॉन पेयर इसमें है ही नहीं, सिर्फ 6 फ्लोरीन एटम ही दिखाई दिए थे क्योंकि इसका लॉन पेयर इसकी सरफेस से बहुत दूर था, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है. दिस लॉन पेयर इज कॉल्ड एज अ स्टीरियो केमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर. स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर. तो इसकी स्ट्रक्चर बिल्कुल वैसे ही दिख रही थी कि 6 बस फ्लोरीन है इसके सराउंडिंग में और इसकी स्ट्रक्चर ऑक्टाहेड्रल आई. नहीं तो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर कभी भी स्टेरिक नंबर 7 में नहीं आती है. तो xenon hexafluoride, due to the large size of the xenon and the smaller size of the fluorine atom and the less electronegative character, highly electropositive in nature, so its lone pair goes beyond its reach. तो इसका लॉन पेयर इसकी रीच से दूर चला जाता है और इसको बोलते हैं स्टीरियोकेमिकली इनएक्टिव लॉन पेयर है. ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री. और इसकी हाइब्रिडाइजेशन अगर sp3d3 आप लोगों ने कैलकुलेट करी है, तो दिस s करेक्टर गोज टू द लॉन पेयर. नाउ द हाइब्रिडाइजेशन विल बी p3d3 ओनली. So this is a one of the exception in the steric number 7. Is that clear?
Yes, ma'am. ओके अगर जीनॉन हेक्साफ्लोराइड की जगह यू आर फाइंडिंग लाइक जीनन क्लोराइड हेक्साक्लोराइड जीनन ब्रोमाइड तो उनमें ऐसा नहीं होता हियर द सराउंडिंग एटम्स आर लार्ज हियर द सराउंडिंग atoms are large. So as the surrounding atoms are large, so their lone pair is not at all inactive. They are having the active lone pair and this is distorted pentagonal bipyramidal जैसा होना चाहिए. Distorted PVP structure आती है इसकी. यह आएगी ब्रोमाइड या क्लोराइड के केस में स्ट्रक्चर क्योंकि इसमें सराउंडिंग एटम इतने स्मॉल नहीं है तो ब्रोमीन के साथ लोन पेयर का रिपल्शन होगा तो वो बाहर नहीं जा सकता है वो वहां पे स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेशन में रोल प्ले करेगा तो इसका फिर डिस्टॉर्टेड पेंटागोनल बाइपिरामिडल आएगा लेस देन 90 एंड लेस देन 72 डिग्री आएगा एंड सेम इज अ केस ऑफ द क्लोरीन तो इसके साथ आपका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी इज कंप्लीट वी हैव डन ऑलमोस्ट ऑल द केसेस एंड रेस्ट ऑफ द एग्जांपल दैट यू कैन विल फाइंड इन द प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और इन द एनी ऑफ द प्रीवियस ईयर वो सारी इन्हीं कैटेगरी में फॉल करेंगे जितनी कैटेगरीज हमने की हैं बस आपको ध्यान से उसको देख लेना है कि कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन वाली कैटेगरी और कहाँ पे किस वाले एग्जाम्पल में फॉल करेगा नेक्स्ट इज रेजोनेंस Now, what is this resonance? The resonance is the phenomena exhibited by the compound. The phenomena exhibited by the compounds due to which a single molecule cannot be explained by one structure, but two or the more structures are required to explain all of its properties. More structures are required to explain all of its properties. Is called resonance. Is called resonance. And such structures are called as a resonating structures. ठीक है कहने का क्या मीनिंग हुआ कि एक ऐसा फिनोमिना जिसमें हमें अच्छा हाँ एक बात और जब जितनी भी आप स्ट्रक्चर्स बनाओगे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैं लिख देती हूँ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स differs in the position of electrons only. Position of इलेक्ट्रॉन्स ओनली मतलब किसी भी कंपाउंड की अगर डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज को एक्सप्लेन करने के लिए आपको एक स्ट्रक्चर नहीं एक से ज्यादा स्ट्रक्चर्स चाहिए तो और ये स्ट्रक्चर्स कैसे बनेंगी इन स्ट्रक्चर्स में एटम की पोजीशन स्केलेटन की पोजीशन सब सेम रहेगी बस रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा मतलब इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे तो दी स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज अ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जैसे आप बेंजीन को जानते हो Do you know the formula of benzene, structure of benzene? CC at 6. Structure भी पता है बेटा? Yes, ma'am.
हाँ तो ठीक है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन की, इसमें फॉर्मूला 6 6 होता है। ऐसे एक रिंग बना हुआ है, अल्टरनेट पोजीशन में डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स आर देयर। तो इफ आई नंबर द कार्बन एटम 1 2 3 4 5 एंड 6, तो देखो इसमें क्या होगा, इसमें आप इसकी एक स्ट्रक्चर ऐसी भी बना सकते हो। जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है ना, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय द डबल हेडेड एरो, मींस वन स्ट्रक्चर ऑन द अनदर स्ट्रक्चर के बीच में जो इंटरकन्वर्जन का एरो है वो डबल हेडेड एरो रहेगा। The other form of this structure is like this only. अब आप देखो स्ट्रक्चर नंबर 1 और स्ट्रक्चर नंबर 2 में क्या डिफरेंस है। स्ट्रक्चर नंबर 1 में 1 और 2 के बीच में डबल बॉन्ड है, स्ट्रक्चर नंबर 2 में 1 और 2 के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो इसकी बॉन्ड लेंथ इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखो तो डबल आनी चाहिए, डबल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग। डबल बॉन्ड छोटा होता है ना, सिंगल बॉन्ड लंबा होता है, ट्रिपल उससे भी छोटा होता है। देखो सिंगल ऐसा होता है, डबल ऐसा होता है, ये ट्रिपल होता है। तो जैसे जैसे बॉन्ड मल्टीप्लिसिटी बढ़ती है वैसे वैसे आपकी बॉन्ड लेंथ कम होती जाती है। सिंगल बहुत लार्ज होगा, बड़ा होगा, बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी, फिर डबल में कम हो जाएगी, थोड़ी हो जाएगी, ट्रिपल में और कम हो जाएगी। तो वन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो वन स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पे डबल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग बॉन्ड लेंथ आनी चाहिए। इस स्ट्रक्चर के हिसाब से देखा जाए तो सिंगल बॉन्ड के कॉरेस्पॉन्डिंग आनी चाहिए। जबकि एक्चुअली में क्या ऑब्जर्व हुआ, एक्चुअली में ये ऑब्जर्व हुआ कि इसकी जो बॉन्ड लेंथ है सिंगल से कम है और डबल से ज्यादा है। तो दैट मीन्स इसकी एक हाइब्रिड स्ट्रक्चर है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रिवॉल्व हो रहे हैं, ये जो पाई के इलेक्ट्रॉन है ये रिवॉल्व हुए हैं, इसलिए हम इसे सर्कल डाल के रिप्रेजेंट करते हैं। तो दिस इज द हाइब्रिड स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। This is called as a hybrid structure of benzene, and these two are called as a resonating structures of benzene. These are called as a resonating structures of benzene. तो ऐसे बेंजीन की जो स्ट्रक्चर्स हैं they can be made, और ये resonating structures में एटम्स की पोजीशन में कुछ चेंज नहीं आता, only the change in the electrons or electron redistribution takes place. Is that clear? Yes, ma'am. Just like you can take the example of the carbon dioxide molecule, CO2 molecule. अब CO2 molecule में central atom would be the carbon atom, and over to the both sides of the carbon there are the oxygen atoms. These are the two double bonds, and here are the two electrons on the each oxygen atom. देखो इसको ऐसे मूव करवा सकते हो, इसको ऐसे मूव करवा सकते हो। इलेक्ट्रॉन तो डीलोकलाइजेशन में जाना चाहते हैं, मूव करना चाहते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा, सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, नहीं यहाँ पे ट्रिपल आएगा, एक और आ जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आएगा। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और 1, यहाँ पे 7 नेगेटिव, 1 2 3 4 5, तो ये हो गया पॉजिटिव। इसी को आप एग्जैक्टली अपोजिट ले लो, अपोजिट ले लोगे तो ऐसे आ जाएगा, 3 2 5 प्लस 1 2 3 4 5 6 1 7 नेगेटिव। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर्स हो गई कार्बन डाइऑक्साइड की। एंड कार्बन डाइऑक्साइड के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हमने देखो इलेक्ट्रॉन्स को शिफ्ट करवाया, जस्ट वी हैड डन द सेम पोजीशन फॉर द एटम्स। एटम्स में कुछ चेंज नहीं है। दिस इज कॉल्ड एज अ रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। अब हमें कैसे पता लगेगा कि कौन सी स्ट्रक्चर सही है या एक्चुअली में कितना बॉन्ड है, इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो उसके लिए हमें बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करना होता है। बॉन्ड ऑर्डर का क्या मीनिंग होता है? बॉन्ड ऑर्डर इज एक्चुअली द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स प्रेजेंट बिटवीन द टू एटम्स। दिस इज द नंबर ऑफ द बॉन्ड्स present between the two atoms. ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे बॉन्ड ऑर्डर? बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए टेक द 2 एटम्स और उसमें जितने भी बॉन्ड है कैलकुलेट कर लो। हमने ये वाले 2 एटम्स कंसिडर कर लिए हर स्ट्रक्चर में से।
Now calculate the number of bond in them. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total number of bonds are. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है, पहले मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, देन पुट करना वैल्यू. बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ द बॉन्ड्स present between two atoms in all the resonating structures divided by the total number of structures. तो नंबर ऑफ द बॉन्ड्स कितने हैं? 2 यहाँ से 3, 4, 5, 6. तो टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स आर 6 divided by 3. 3 structures are there. तो आंसर इज व्हाट? 2. तो इसका मतलब है कार्बन एंड ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर 2 है. एक्चुअली देयर इज अ 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट बिटवीन देम, और इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, और जो कैलकुलेशन करके नेट रिजल्ट आया दैट इज अ 2 ओनली. करेक्ट? Yes, ma'am. Next structure you can take just CO3. What happened? Everybody please mute. You people are disturbing the class. जिन बच्चों ने क्वेश्चन पूछना है मुझे उनको रखना पड़ता है अनम्यूट. CO3 2 negative. The name of this is a carbonate ion बेटा. इन कार्बोनेट आयन की स्ट्रक्चर्स कैसे बनाएंगे? कार्बन को सेंटर में रखो और बाकी आपके पास देखो कितने नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है. 2 नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है. टोटल 3 ऑक्सीजन है ना, 2 नेगेटिव चार्ज है, तो ऑक्सीजन पे 2 पे नेगेटिव चार्ज लगा दो. नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन पे हमेशा सिंगल बॉन्ड जाता है क्योंकि 7 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे. 2, 4, 6, 1, 7. ठीक है, और यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 1, 7. यहाँ पे 1, 2, 3, 4. ठीक है, और डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पे, जहाँ पे आपके पास सिंगल ऑक्सीजन है विदाउट नेगेटिव चार्ज, दैट इज अ डबल बॉन्ड. And then you have to make the resonance. Beta, in order to make the resonating structure, you have to just shift this double bond over to the other locations. Either you can shift it to the right hand side or you can shift it to the upper side. So if you will shift it to the right hand side, this is negative. This is negative. Or you can place this in the upward direction. तो ये देखो, ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है. इलेक्ट्रॉन काउंट करने समझ में आए हैं कैसे करते हैं? ऑक्सीजन के पास नेगेटिव है तो 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन. नॉर्मली ऑक्सीजन के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होते हैं. तो 7 में 3 तो पेयर हो गए और 1 हो गया इसका यहाँ पे बॉन्ड में. तो 2, 4, 6 एंड 1 10. 2, 4, 6 एंड 1 7. ठीक है, और देख लो बाकियों में 6 6 है. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. अब इसमें बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन द सेम फॉर्मूला, नंबर ऑफ द बॉन्ड्स present between the two atoms in all the structures divided by the total number of the structures. Now number of the bond, you can take any of the CO, कोई भी ले लो. 2, 3, 4, तो 4 आ गए number of bonds divided by the total number of structures. Total number of structures are 3, so this is 1.33. 1.33 बॉन्ड ऑर्डर का क्या मतलब है? 1.33 बॉन्ड ऑर्डर का मतलब है कि सिंगल बॉन्ड तो सभी में है, बाकी जो डबल बॉन्ड है वो 0.3, 0.3, 0.3 तीनों में डिवाइडेड है. तो पार्शियल बॉन्ड है ऐसे, ऐसे सभी में इतना इतना बॉन्ड है. इट इज जस्ट अ वे टू रिप्रेजेंट द स्ट्रक्चर. तो ये हो गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर. थर्ड एक और देख लेते हैं. क्या नाम है बेटा इस आयन का? SO4 2 नेगेटिव.
What is the name of this ion? Ma'am, sulfate oxide. सल्फेट ऑक्साइड नहीं है, ये सल्फेट आयन है। सेंट्रल एटम इज सल्फर, बाकी कितने ऑक्सीजन है? 4, तो 4 ऑक्सीजन लगा दो। अभी आपको कैसे सिखाया? 2 ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज लगा दो एंड लाइक जितने नेगेटिवली चार्ज ऑक्सीजन है वहां पे 7 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, 1 2 3 4 5 6 1 7, 2 4 6 एंड 1 7। बाकी लोकेशंस पे डबल बॉन्ड। रेस्ट आप पोजीशन चेंज कर सकते हो, इनकी इनकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। मान लो इस बॉन्ड का नाम 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है। पहले डबल बॉन्ड 1 2 पे था, फिर 1 3 पे कर लो, फिर 1 4 पे कर लो, फिर 2 3 पे कर लो। ठीक है, इस तरह से इसके स्ट्रक्चर्स बना सकते हो। 1 2 पे किए हैं, अब 2 3 पे कर लो। ये 2 1 2 हो गया और 1 2 3 4। ठीक है, अब करो 1 और 4 पे। लास्ट स्ट्रक्चर में 2 3 पे। जो 1 3 छूट गया, 2 3 तो कर लिया। इस तरह से। तो ये तो सिंपल आपका मतलब परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन है, मैं इसमें कि कैसे लगा सकते हैं। तो ये इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में बस आपको सिर्फ लोकेशन एटम्स की सेम रखनी है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करवाना। तो इज दैट क्लियर? यस मैम। तो इससे Yes, बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे? कोई बच्चा निकाल के दिखाएगा बॉन्ड ऑर्डर? 5/4। कैसे कैलकुलेट किया बेटा? कोई भी एटम पकड़ लो, 2, इनमें बॉन्ड देख लो। ऐसे ही किया ना? 2 3 यस मैम। 4 5 5 डिवाइडेड बाय 4, तो कितना आ जाएगा ये? 1.5 है ना? और 1.25 का मतलब है एक बॉन्ड तो कंप्लीट है, फिर 0.25 0.25 0.25 0.25 4 में है। ठीक है, तो डबल बॉन्ड ऐसे रोटेट कर रहे हैं। तो दिस इज द रेजोनेंस। इसको नेक्स्ट क्लास में भी कंटिन्यू करेंगे। समझ में आया आपको कैसे इलेक्ट्रॉन्स को मूव करवाना है? बाकी थोड़ी इसकी और प्रैक्टिस करोगे तो नेक्स्ट क्लास में करेंगे। यस मैम। Take the sum of the यस question. मैम। Your first question is you have to find out the hybridization, geometry, and the lone pairs. Total number of lone pairs in I3 1 negative ion. आपके ऑप्शंस हैं sp3 ट्राइगोनल प्लेनर 3। सेकेंड ऑप्शन है sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल 3। थर्ड ऑप्शन इज sp3d trigonal bipyramidal 9. Fourth option is sp3d2 octahedral and 3.
Yes. Start. Okay, so everybody has not done, only the 18 students have done. Let's check it out and maximum answer is B option. The student ने इसको आंसर किया है. हाँ जी बेटा, I3 नेगेटिव किस कैटेगरी में फॉल करता है? हाउ यू आर गोइंग टू राइट द I3 नेगेटिव? पहले तो इसको लिखना आना चाहिए, दैट इज I2 प्लस I नेगेटिव. और मैंने आपको बताया भी होगा शायद, I नेगेटिव में S2P6 हो गया, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, नेगेटिव है तो 8 हो गया. तो 2 बॉन्ड तो ये नॉर्मल आयोडीन के साथ बना लेगा जो I नेगेटिव है. बाकी इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे? अब इसमें बचे 6 इलेक्ट्रॉन, तो 3 आ जाएंगे यहाँ पे, ये लोन पेयर. बट आप लोग ये बात भूल जाते हो कि बाकी आयोडीन के पास भी लोन पेयर है. आप लोगों ने सिर्फ इतना देखा और डन कर दिया. इसमें sp3 डिहाइब्रिडाइजेशन होगा, डिस्टॉर्टेड ट्रायगोनल बायोपिरामिडल ज्योमेट्री होगा. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 लॉन पेयर्स हैं. तो सी ऑप्शन इज अ करेक्ट, नॉट द B1. ओके. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके.
Go for it. Only the 12 students. Why? What happened to rest? Mostly students ने 8 students ने 8 ऑप्शन सेकंड 8 students ने सेकंड वाली ऑप्शन बोली है. Let's check it out. फॉस्फोरस में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं. फॉस्फोरस प्लस होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इसके 4 रह जाएंगे. 4, yes ma'am. तो 4 Cl के साथ कंबाइन करेगा. तो इस स्ट्रक्चर में तो कोई लॉन पेयर है ही नहीं है. जब कोई लॉन पेयर है ही नहीं है तो लेस देन 109 क्यों होगा? सी इज अ करेक्ट ऑप्शन. दिस Yes, इज ma'am. 109.5 डिग्री. अब लेस देन आप प्लस देख के थोड़ा ना लगाते हो. मैम सी की ऑप्शन. हाँ, अगर आपने सी लिखा है तो इट्स गुड. अगर ma'am. आपको मतलब ध्यान देना है पेपर में, जब लॉन पेयर ना हो तब आपको डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर नहीं लिखना है. सिर्फ लॉन पेयर वाले केसेस में डिस्टॉर्टेड आता है. इज दैट क्लियर? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes, ma'am. ओके. एंड वन मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, इन क्वेश्चंस को जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे ना तो बेटा डाउट क्लियर नहीं होगा. तो पहले तो इसको प्रैक्टिस करो. रेस्ट विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास. नेक्स्ट क्लास में विल गो फॉर द रेजोनेंस अहेड.